खबर आपको बताते चले, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की। कुंद्रकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और ये बड़ी खबर, कुंद्रकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो देखिए, चिंतन मंथन और तमाम समीकरण को फिट करने के बाद अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट सामने आ चुकी है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं, बीजेपी का निषाद पार्टी को सीट देने से इनकार, ये भी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। अब तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले कि कुंद्रकी से रामवीर ठाकुर को टिकट मिला है और कटहरी से धर्मराज निषाद को टिकट, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को भी टिकट मिला है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। देखिए, यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से चिंतन मंथन किया गया। लगातार आपने देखा कि किस तरह से बैठकों का दौर जारी रहा। अब प्रचार प्रसार को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई है। लिस्ट भी सामने आ चुकी, सीएम योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई है। और देखिए, ये लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 84 से श्री कारीलाल ननोमा को टिकट मिला है। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर हैं चुनावी मैदान में, गाजियाबाद से संजीव वर्मा हैं और खैर से सुरेंद्र दिलेर हैं चुनावी मैदान में। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया। तो फूलपुर से दीपक पटेल चुनावी मैदान में, कटहरी से धर्मराज निषाद और मंझवा से सुष्मिता मौर्य को यहां पर टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर देखिए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और समाजवादी पार्टी जो कि पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है और अखिलेश यादव की तरफ से लिस्ट जारी करने के साथ साथ देखिए, ये भी खबर सामने आई थी कि कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार सीट की जो मांग थी वो 5 की जा रही थी कि 5 से ज़्यादा ही सीट पर लड़ेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का कहना था वो कि 2 सीट से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। अब यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अवनीश हमारे साथ जुड़ गया। अवनीश, यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी, जरा बताएं कि किन समीकरण को फिट किया गया है। देखिए, पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर ही अपना ध्यान फोकस किया है और खास तौर पर अगर आप देखें इस सूची को देखें, चाहे वो करहल से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया हो या गाजियाबाद से जिस तरीके से जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, खैर से सुरेंद्र दिलेर को उम्मीदवार बनाया गया है। काफी मंथन रहा पार्टी के अंदर। कटहरी की जो सीट है वहां निषाद समाज से उतारना था, लिहाजा पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद उनको उतारा गया और मंझवा से सुष्मिता मौर्य जो है उनको मैदान में उतारा गया है। एक सीट पर अभी जो है पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीट है मीरापुर की, वो आरएलडी को दी गई है और आरएलडी का उम्मीदवार वहां से चुनाव मैदान में होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल वही बताया जा रहा है कि कल ही सभी के सभी उम्मीदवार हैं एक साथ नामांकन करेंगे कल जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में। और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं यूपी सरकार के या सीनियर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो वहां पर उनके नामांकन के दौरान मौजूद होंगे। एक बड़ा नामांकन जुलूस निकाला जाएगा कि पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है उन सीटों पर किया जाएगा। रणनीति यही है कि अब चुनाव के मैदान में पूरी तरीके से कूद जाया जाए, इन उम्मीदवारों को आगे रख करके बीजेपी के लिए जो उनका अपना कैडर है उनके साथ समन्वय बनाते हुए, जो आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ समन्वय बनाते हुए जीत सुनिश्चित करनी है। बीजेपी ने सभी 9 सीटों को जीतने का टारगेट लिया है, यहाँ तक कि उसमें कुंदरकी और करहल जैसी टफ सीटें हैं जो पार्टी शायद लंबे समय से नहीं जीती होगी। तो ऐसे में उन सीटों पर भी फोकस है, उनके लिए भी रणनीति बनाई गई है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे मंझवा की सीट हो वहाँ मौर्य समाज से उम्मीदवार रखा गया, चाहे करहल की सीट हो वहाँ यादव समाज से ही रखा गया, यादव बहुल इलाका है। करहल मैनपुरी का समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव खुद वहाँ से विधायक थे, अब जो है तेज प्रताप यादव वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये चुनाव और इसी लिहाज से देखें तो उम्मीदवारों का चयन भी काफी लंबा चला।
कई बार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें हुई और उसके बाद अब जब नामांकन के लिए महज कुछ दिन बचे हुए, कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो उससे पहले ये नाम तय किए गए। कल ही सभी उम्मीदवार जो है अपना नामांकन करेंगे। बिल्कुल अवनीश, और देखिए लिस्ट अब सामने आ चुकी है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई, तमाम समीकरण को यहां पर फिट करने की कोशिश की गई। इस लिस्ट को कैसे देखें और यूपी उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है रंजना। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम बैठकें करते रहे और ये मेक श्योर करते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है। आप लोकसभा चुनाव और उनके नतीजे याद करिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा था जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था, और जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक बीच में उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव है। जाहिर बात है कि पीछे जो कुछ लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ उसको कवर करना और उससे बेहतर प्रदर्शन दिखाना उन विपक्षी पार्टियों को जो ये कहती रही कि बीजेपी के जो सीटें कमाई लोकसभा चुनाव में उसका एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, ये विपक्ष की तरफ से नैरेटिव दिया जा रहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकों का दौर किया और आपको याद होगा दिल्ली तक चक्कर लगे। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचे, ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन हुआ है, क्योंकि 13 नवंबर को मतदान होना है और 25 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। तो जाहिर बात है और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से परात एक तरीके से बीजेपी को मिली और उससे एक बड़ी सीख ली है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ताश के 3 पत्ती खेल में मंझा हुआ खिलाड़ी एक ब्लफ खेलता है ना, उसी तरीके का हाल यहाँ पर है। लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी ने इसके लिए तैयारी की थी, और जैसा कि आप लिस्ट देख सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन सीट्स पर जिन नामों का ऐलान किया गया है, इसमें आपको महिला उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य नजर आएंगी, जो कि मजवा से चुनावी मैदान में रहेंगे, और कटहरी से धर्मनाथ निषाद रहेंगे। फूलपुर से दीपक पटेल हैं, करगल से अनुजेश यादव हैं, और खैर जो कि एसपी के लिए रिजर्व सीट है, सुरेंद्र दिलेर को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। गाजियाबाद से संजीव शर्मा है, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर हैं, और चौरासी से जो कि एसटी के लिए रिजर्व सीट है वहां पर कारीलाल ननोमा है। आप इस बारे में बात ही नहीं कर सकते कि वो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त अगर बीजेपी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों से इतर, और उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और जाहिर है कि एक बड़ा वोट बैंक है, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने फूक फूक कर तैयारी उपचुनाव के नतीजों के लिए की थी। आप विपक्षी पार्टी का आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर खींचतान हो रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर, उस पर कोई मोहर नहीं लग पा रही है। और हालांकि इससे पहले इस तरीके की बातें देखिए जरूर हुई कि टिकट वितरण को लेकर पेच फंसा हुआ है, कुछ तो खींचतान बीजेपी के अंदर चल रही है, और तमाम बैठकें जो हुई हैं उसके बाद फाइनली अब ये लिस्ट जब आ चुकी है, आप ये मान के चलिए ऑल इज वेल बीजेपी के अंदर, और बीजेपी अब इन सीटों पर मेक श्योर करेगी कि किसी भी तरीके से इन सीटों पर जीते। और साथ ही समाजवादी पार्टी का जो दाव था, अखिलेश यादव ने जो लोकसभा चुनावों में खेला था, कई सीट पर लगातार टिकट बदल रहे थे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव आप याद करिए जबरदस्त आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश के टिकट बदलने का दाव लोकसभा चुनावों में सही साबित हुआ था। अब बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है कि वो मेक श्योर करे कि जिस भी कैंडिडेट को उसने उतारा है वो एक विनिंग कैंडिडेट हो और वहां पर बीजेपी को जीत मिले। इसीलिए तमाम बैठकों के बाद बीजेपी ने फाइनल लिस्ट अब सामने कर दी है और अब औपचारिक ऐलान भी हो चुका है, और इसी के साथ अब नामांकन की प्रक्रिया जल्दी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगर इन सीट को हम देखें तो खैर और गाजियाबाद सदर सीट बीजेपी यहां पर मजबूत है और बैठकों का दौर जारी रहा, और बैठक के बाद अब लिस्ट सामने आ चुकी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जिक्र आप भी कर रही थी, लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का जो रिजल्ट रहा उसके बाद जब चिंतन मंथन हुआ तो सबसे बड़ी बात उसमें यही निकल कर आई कि जो उम्मीदवारों को चयन किया गया उसमें जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो क्या इन सब बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है, और इसीलिए जब मैंने कहा कि बीजेपी ने इस बार फूक फूक कर कदम रखे हैं, इसमें कोई दो राय दो मुश्तराय है ही नहीं कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके के नतीजे बीजेपी के लिए आए वो बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए थे। और ये भी कहा जा रहा था लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने प्रदर्शन को इंटैक्ट रखती जैसा कि उसने पहले प्रदर्शन किया था, तो शायद मुमकिन है कि उसको सहयोगियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको अलायंस के साथ सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के साथ ठीक उसी तरीके से
ये तीसरे टर्म में मोदी सरकार वैसे फैसले लेती जैसा कि पहले और दूसरे टर्म में देखने को मिला। सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में था। टिकट से लेके और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। कई जगह पर ऐसे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया जो चेहरा तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर वहां लोगों के बीच में नाराजगी थी। उस नाराजगी को उस कैंडिडेट के लिए नजरअंदाज किया गया और डेफिनेटली वो भारी पड़ी है। आप अयोध्या देख लीजिए। अयोध्या एक ऐसी सीट है जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि बीजेपी जो कैंपेन चलाया गया कि जो प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके की हार हुई और उसके बाद जब बात मंथन किया गया तो ये समझ में आया कि जिसको आपने टिकट दी लोगों के मन में उसको लेकर नाराजगी थी। और अयोध्या जैसी आप जिस सीट को सबसे सेफेस्ट सीट मान रहे थे वो सीट भी आप हार गए। तो जाहिर बात है कि कैंडिडेट्स को लेके ये तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजाइज किया है कि जमीन पर एक्चुअल में उस कैंडिडेट की पहुंच कितनी है, क्या उस कैंडिडेट के लिए कोई नाराजगी है। और ये उपचुनाव इसीलिए इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि आप इसका एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स देख लीजिए। प्रीफिक्स आपका लोकसभा चुनाव रहे हैं और सफिक्स आगे चल के आपके विधानसभा के चुनाव होने हैं। और उससे भी बड़ी बात रंजना, राजनीति में जब चुनावी नतीजे आते हैं तो वो बड़ा संदेश लेकर आते हैं। हरियाणा चुनावों की हमने बात की, हरियाणा में जीत से बीजेपी का मोरल बहुत हाई है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों को लेकर ये बीजेपी समझ रही है 2024 लोकसभा चुनावों के बाद कि हमने हरियाणा जीत लिया है तो हमारा एक परसेप्शन मजबूत जनता के बीच में गया है आने वाले बाकी विधानसभा चुनावों को लेकर। आप सोचिए अगर उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये तो तय है कि बेहतर प्रदर्शन के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों में वो एक बिल्कुल, और अब नैरेटिव सेट कर देखना होगा पाएगी। कि नतीजे क्या होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।